हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है नस्ट इक्वेशन। ढेर सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, नीट आईआईटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आओ पढ़ते हैं नस्ट इक्वेशन। बेसिकली नस्ट इक्वेशन होती क्या है, ये आपको बताती है रिलेशनशिप सेट करवाती है दो चीज़ों के बीच में। किस किस के बीच में? एक तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा और एक आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, क्योंकि हमेशा आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलने वाली। तो कई बार आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलेगी, उस टाइम पर आप क्या करेंगे वो है ये। तो हम कहते हैं बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन electrode potentials and the concentration of the electrolytical सॉल्यूशन। जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिलेशनशिप जो है वो कौन बताती है, इस कॉल्ड, उसे कहते हैं क्या, नस्ट इक्वेशन। ठीक है, ये होती है नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन होती क्या है बेसिकली, इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है। हमें सीधे सीधे नस्ट इक्वेशन बताई गई है कि E बराबर होती है E0 प्लस RT ओवर NF log ln M पॉजिटिव ओवर, यानी मेटल प्लस, या ऐसे लिख सकते हो आप इसको N प्लस ओवर M और सबसे पहले देखो बहुत ध्यान से कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, ज़रा इसके बारे में समझो। सबसे पहले देखिए आप कि यहाँ पर लिखा हुआ है ई का मतलब है यहाँ पर EMF या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। जो भी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी गई है उस कॉन्सेंट्रेशन पर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, ये चाहिए आपको। आई बात समझ में। E0 है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड यानी कि उसके लिए ये जो मेज़र करा गया था, ये उस वक्त मेज़र करा गया था जिस वक्त आपके पास सॉल्यूशन 1 मोलर था और टेम्परेचर 298 केल्विन था और उस वक्त आपके पास प्रेशर 1 बार का था। ये उस वक्त का, एट दैट टाइम द पोटेंशियल वाज E0। तो वो आपने लिखा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। R इज़ द गैस कांस्टेंट, ठीक है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है। T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कुछ खास नहीं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वही होता है जो केल्विन में होता है, उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं ऑफ द सॉल्यूशन। N क्या है, N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए आपके मेटल से, उससे बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम के बारे में बात करोगे तो सोडियम बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, तो वहाँ पर N की वैल्यू होगी 1। अगर आप Mg की बात करोगे तो वहाँ पर होगी N की वैल्यू कितनी, 2। तीसरी चीज़ आपकी हो गई Mn प्लस, दैट इज़ द मेटल आयन इन एक्वस फॉर्म। जो मेटल आयन आपका एक्वस फॉर्म में है वो, और ये जो दो
दो तरफ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लग गया ना हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस है एक्वस फॉर्म में, ये है इस तरह से, ठीक है। और बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आयंस पर 1 लीटर। और फाइनली एक बात और समझनी थी आपको कि भाई ये जो अगर लिखा हुआ है ना m, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ मेटल, ठीक है। नहीं है, मेटल की सॉलिड फॉर्म में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है? m है। और ये ध्यान रखना, इट इज़ ऑलवेज टेकन टू बी इक्वल 1। इसको हमेशा 1 लिया जाता है, इसमें आपको सोचना ही नहीं है। तो आपको लेना क्या है? ये वाला। ये वाली कहाँ पर है? ये वाली सॉल्यूशन के अंदर है, और ये कहाँ है? ये इलेक्ट्रोड के अंदर है। तो बच्चों ये था आपका नस्ट इक्वेशन। अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ, अभी और चीज़ें समझनी है। तो जो ई नॉट था बेसिकली, उसके अंदर दो बातें थी। एक तो कि ये 298 केल्विन पर होता है, एक ये 1 बार पर होता है, और एक ये 1 मोलर सॉल्यूशन होता है। ये तीन बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है कि ई नॉट जो था उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए। और हमारी जो केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में स्टैंडर्ड इक्वेशन कंडीशन होती है वो 298 केल्विन होती है। इसका मतलब होता है असल में 25 डिग्री C, ठीक। तो ये था आपका नस्ट इक्वेशन। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे पास अगर इसमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे अभी, क्योंकि ये तो मोटी मोटी सी बात मैंने आपको बताई, नस्ट इक्वेशन ये होती है। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अब हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन को। अभी टॉपिक मतलब पूरा नहीं हुआ है, अभी इसको और अच्छी तरीके से समझना है, व्हाट इज़ नस्ट इक्वेशन। तो अब देखिए, नस्ट इक्वेशन आपने पढ़ ली थी, तो नस्ट इक्वेशन की एक और फॉर्म है, वो है E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT ओवर NF log MN प्लस ओवर M। अब क्योंकि तो 1 हो चुका है इसलिए इसको छोड़ दो। तो यहाँ ओनली कंसनट्रेशन ऑफ मेटल आयंस लिखना होगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में तो वैसे ही 1 होता है, तो लिखने का फ़ायदा कुछ नहीं है। तो ये Ln को आपने कन्वर्ट किया है किस में? लॉग में। दैट्स वाई यू हैव राइट हियर 2.303। आई बात समझ में आपको? दिस इज़ योर इक्वेशन। अब कई बार होता यह है कि आप लिखना चाहते हो असल में, चलो अगर मैं इसको पूरा भी लिख दूँ तो ये m है, आप चाहते हो कि ये ना mn नीचे आए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? E बराबर लिख दोगे E नॉट माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग M ओवर MN प्लस। यानी लॉग में क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में ले जाते हो तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है। तो एक फॉर्म ये भी है इसकी। वो इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो जितने भी इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं असल में ये फॉर्म्स लिख रहा हूँ ऑफ द नस्ट इक्वेशन। आई बात समझ में आपको? और अब एक बात ध्यान रखना, ये जो आपने इक्वेशन के अंदर F लिखा हुआ है ना, F ये असल में फेरड होता है। फेरड क्या होता है? फेरड। और इसकी वैल्यू होती है 96500 कौलाम। कितनी होती है? 96500 कौलाम। तो जब आपको लिखना होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगर आप उठा के इसकी वैल्यू 96500 की यहाँ रख दें तो इक्वेशन बन जाएगी E बराबर E नॉट माइनस 2.303 ओवर N इंटू 96500 इंटू RT इंटू लॉग ऑफ M ओवर M डबल पॉजिटिव। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि M को हम 1 भी कर सकते हैं, तो जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है वहाँ 1 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस आपको याद रहना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पर क्या था, यहाँ पर M था और उसको हमने 1 मान लिया था, ठीक। तो अब आ जाओ
ये इसकी एक और फॉर्म है, ये इसकी एक और फॉर्म है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हो। तो ये था आपका नस्ट इक्वेशन, इसको नोट करेंगे वरना आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपको इसको हैंड टू हैंड नोट ही करना पड़ेगा, रोक रोक के स्टॉप कर करके आप क्लास वाइज जो CR है आपका, मैं उसको बोल रहा हूँ कि इसको पूरी क्लास को नोट करवा दीजिए। नाउ आई टेक द एग्ज़ाम्पल से जो आपकी बचे कुचे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो हम एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं और दैट विल बी द एग्ज़ाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक अपना पुराना ही सेल है जो आप बार बार लेते हो, आपके पास जिंक है लेफ़्ट साइड में सॉलिड फॉर्म में और कॉपर प्लस प्लस वाले आयंस हैं राइट हैंड साइड में। और आपने बेसिकली क्या किया, जब इनको आपस में जोड़ा तो Zn जो है वो कहाँ चले गए, Zn प्लस प्लस बनकर वो एक्वस सॉल्यूशन में चला गया है प्लस, और जो Cu प्लस प्लस था वो Cu फॉर्म में चला गया है सॉलिड फॉर्म में। ये आपको पहले से मालूम है, इसलिए इस सेल के बारे में ज़्यादा मैं जानकारी मतलब पहले ही दे चुका हूँ, इसलिए इसको बस सीधे सीधे लिख लीजिए कि वो सेल है। अब यहाँ पर देखिए कि जब हमें बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो हमारे यहाँ पे हो क्या रहा है, असल में यहाँ पे हो रहा है K इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट जो है हमारा वो है Zn प्लस प्लस उसकी कॉन्सेंट्रेशन इनटू कॉपर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ओवर Zn उसकी कॉन्सेंट्रेशन और कॉपर Cu प्लस प्लस उसकी कॉन्सेंट्रेशन। मैंने आपको बताया था कि मेटल कोई भी हो वो मेटल सॉलिड फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन 1 शो करता है। सो वी कैन राइट दैट Cu इक्वल है 1 और यहाँ पर Zn जो है वो मेटल फॉर्म में कितना है 1। जब आप उसको यहाँ रखोगे तो K बराबर हो जाएगा Zn प्लस प्लस ओवर Cu प्लस प्लस। यहाँ तक आपको समझ में आया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका होता है राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को लिखो मल्टीप्लाई में अपॉन में लेफ़्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है उसे लिखिए, उसे मैंने लिख दिया। कॉपर मेटल फॉर्म में है वहाँ 1 आ गया, जिंक मेटल फॉर्म में है वहाँ पर 1 आ गया, जहाँ पे आयंस थे उनको एज इट इज़ रहने दिया और ये हमारा K आ गया। अब यहाँ देखिए बात को समझो, ये जो आपके पास इक्वेशन ऑफ E है दैट इज़ E इक्वल टू E नॉट माइनस K 0.059 RT ओवर N लॉग, असल में यहाँ पर लॉग K है। मैंने ये इक्वेशन पहले नहीं लिखी, ये इक्वेशन नंबर 4 है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 जो है वो 4th फॉर्म ऑफ द नस्ट इक्वेशन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है क्योंकि असल में अभी तक जो लिखी थी वो K की वैल्यू ही थी, बट आई वांटेड दैट द फाइनल फॉर्म शुड बी कम इनटू द फाइनल स्टेज। तो ये थी आपकी असल में नस्ट इक्वेशन, और नस्ट इक्वेशन में जो लॉग के अंदर होता है वो असल में K होता है। K लॉग के अंदर बेसिकली क्या होता है, K होता है, वही K जो हमारा इस इक्वेशन से आएगा। आई बात समझ में आपको? तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, अच्छे तरीके से नोट करते जाओ। इसे चाहो तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो या एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल ऑफ नस्ट इक्वेशन इसे लिख सकते हैं आप। यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखने के बाद मैं आगे कराऊँगा आपको। तो बच्चों अब जब आप यहाँ पर मतलब लिखना चाहोगे तो इससे आगे क्या लिखोगे, यानी यहाँ पर आगे क्या लिखोगे, यहाँ पर E बराबर होगा E नॉट माइनस के 0.59 RT ओवर। अब मुझे एक बात बताओ आप, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए? देखो यहाँ 2 था, 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और Zn प्लस प्लस बन गया है, और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो 2, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे अलग से एक फॉर्म बनाऊँ इसकी, तो बेसिकली हुआ क्या है, Zn इज़ कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड
इन द सेम वे कॉपर प्लस प्लस इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉपर। सो कंप्लीट एक्सचेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, 2 का है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सचेंज हुए वहाँ पे 2 हुए, तो आप n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ पे लिख लो n बराबर है आपका 2 है। और फिर उसके बाद लॉग में Zn प्लस प्लस लिखेंगे ओवर Cu प्लस प्लस लिखेंगे। इनकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन हमें बुक से मिलेगी या क्वेश्चन से मिलेगी वो हमें यहाँ पर पुट करनी है। ये था आपका एप्लीकेशन, यानी कैसे करेंगे आप यूज़ बेसिकली किसको, नस्ट इक्वेशन को। अब एक बिल्कुल जनरल फॉर्म बताता हूँ मैं आपकी, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसको नोट करने के बाद आपको बताता हूँ व्हाट इज़ दी जनरल फॉर्म। अगर बिल्कुल जनरल में लिखने लगूँ तो जनरल फॉर्म में होता यह है कि इक्विलिब्रियम, वैसे तो मैं इक्विलिब्रियम का चैप्टर नेक्स्ट पढ़ाऊँगा, मगर अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ आता होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि 11th क्लास में आपने पढ़ा था। और अगर नहीं इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा तो इक्विलिब्रियम को फ़िलहाल नोट कर लीजिए। जब मैं क्वेश्चन पुट करूँगा ना इसके अंदर, ग्रुप के अंदर, जो मैं अभी नया इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद डालूँगा, तो उसके बाद आप देखना कि इसमें मैं जो है क्वेश्चन डालूँगा। तो आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे देन यू विल गेट दी मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, क्योंकि मैं उस टाइम क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, आपके डाउट्स क्लियर कराऊँगा। तो बच्चों यहाँ देखो ध्यान से कि मान लीजिए आपके पास एक ए नाम का और एक बी नाम के 2 रिएक्टेंट हैं। जब आपने उनको रिएक्ट करवाया तो सी और डी नाम के 2 आपके पास प्रोडक्ट आए, और वे कौन सी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में है। यानी कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से लॉस हो रही है उतनी यहाँ से वापस आ रही है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसके मोल ए हैं, इसके मोल बी हैं, इसके मोल स्मॉल सी हैं, इसके स्मॉल डी हैं। तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो हमारे पास के होता है ना, के बेसिकली वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट D, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब जो जिसके मोल हैं उसे उसकी पावर में लिख दो। C के मोल C है, D के मोल D है, ओवर A के मोल A है और B के मोल B है। आई बात समझ में, ये आपका K आ गया। तो E बराबर जो है E दैट इज़ इक्वल टू E नॉट माइनस के 0.059 RT ओवर N लॉग, जो आपका K है ना उसे यहाँ लिख दो, बस K जो है उसे यहाँ लिख दो। तो C की पावर C इंटू D की पावर D ओवर A की पावर A इंटू B की पावर B। दिस इज़ योर जनरल इक्वेशन। ये जनरल स्टेटमेंट है इसका, नस्ट इक्वेशन का। मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप बिल्कुल सुकून से जितना मैं काम देता हूँ ना उस काम को करते रहो। आप सिलेबस की चिंता ना करें, सिलेबस मैं पूरा करवाऊँगा आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ उसे लिखते रहो। जो मैं इमेजेस डालता हूँ इन ग्रुप आप उसे पूरे करते रहो। यानी अब आपका होमवर्क है और आपको ना बहुत जो है मज़ा आएगा इसके अंदर पढ़ने में, क्योंकि अभी आगे आगे और अच्छे अच्छे कंसेप्ट आएंगे और आपको सारा होमवर्क भी मिलेगा। बस आपको करना यह है कि आपको सारा होमवर्क अपना पूरा करना है और मुझे भेजेंगे आप अपने पास से जो है होमवर्क की डाउट्स, क्वेश्चन आंसर भेजते रहो ताकि आपको जो है वो सारे डाउट्स क्लियर होते रहें। देखो बच्चों, टारगेट हमारा है कि कोई बच्चा हमारे बैच में से 90% से नीचे नंबर नहीं लाएगा। तो इसलिए मैं एक एक टॉपिक को बड़े आराम से कराता हूँ, बहुत तेज़ी से नहीं कराता हूँ। टाइम से कोर्स पूरा हो जाएगा, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से रोज़ाना जो मैं लिखवाता हूँ उसे लिखना है, जो भेजता हूँ उसे करना है, और जो मैं ग्रुप में डालता हूँ ना होमवर्क उसे भी पूरा करना है। चलो ये टॉपिक था, थैंक यू।